नमस्ते दोस्तों, आपका एसएससी विद नीरज पर स्वागत है। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 का ऑफिशियल पेपर जो 22 फरवरी 2024 का शिफ्ट 1 है, वो आज हम मॉक टेस्ट में देंगे। सबसे पहले कि एसएससी जीडी तो नम तो स्वागत है दोस्तों आपका एसएससी विद नीरज पे। हमारा लैंग्वेज सिलेक्ट करके हम यहाँ पे मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं। हमारा लैंग्वेज हिंदी रहेगा। यहाँ पे ये जो भी है एग्रीमेंट हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है। आई रेडी टू बिगिन। तो चलिए दोस्तों, 22 फरवरी 2024 जो पिछली साल एसएससी जीडी का एग्जाम आया है 2025, आज तारीख हमको लग रहा है आज हमारी तारीख है लगभग 2 जनवरी। तो न्यू ईयर की आप सबको बधाई। न्यू ईयर यानी कल था। तो चलिए दोस्तों, हम टेस्ट चालू कर रहे हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन रीजनिंग का है। कथन मेरे को दे रखा था कि सभी भूमि खाली है, कोई भी भूमि लड़की नहीं है। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है। तो यानी कि सभी भूमि खाली है, तो सभी खाली भूमि नहीं है, गलत है। यानी कि कोई भी भूमि ये सबसे पहले ये सब क्या है, ऐसी सब मतलब डायग्राम बना के हम करें तो ज्यादा स्पीड में कर सकते हैं। ज्यादा इसमें टाइम का कुछ नुकसान नहीं रहता, लेकिन जितना आप स्पीड में करें उतना फायदा रहता है आपको। तो एसएससी जीडी का ये मॉक टेस्ट, जिसमें पहला सवाल सभी भूमि खाली है। तो सबसे पहले एक भूमि का डायग्राम बनाएंगे। भूमि के बाद मेरे को दे रखा था सभी भूमि मेरे को दे रखा था खाली है, और कोई भी भूमि यानी कि लड़की नहीं है। तो चलो ठीक है, यानी कि लड़की और भूमि का जो है ना बीच का यानी कि क्रॉस में है, तो सभी खाली भूमि है। पहला गलत, यानी कि सभी लड़कियां आ जाएगा। सभी लड़कियां मेरे को दे रखा था खाली है। दोनों के दोनों क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। यानी कि ना, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। यानी कि 8 लड़के एक पंक्ति में आ जाएगा, उत्तर के सम्मुख बैठे हैं, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में है। सब क्या जगह एक पंक्ति में है और उत्तर के क्रम में है। तो B6 मेरे को दे रखा था, B6 मेरे को दे रखा था, B6 B1 के जो है ना दाएं और पांचवे हैं। समझ में आया क्या है? B6 आ जाएगा B1 के बाएं और पांचवा है। समझ में आया? तो सबसे पहले हम अपना पेन और नोटबुक लेंगे, उसके लिए हम चालू करेंगे यानी कि B1 के बायां। तो सबसे पहले हम लोग B1 लिखेंगे, और B1 के ये बायां तरफ है, बाईं और पांचवें नंबर पे है। तो B1 के बाद 1 2 3 4 खाली जगह है, और पांचवें नंबर पे हमारा क्या जाएगा? B6 है। B4 आएगा B5 के दाईं और पांचवा है। तो मेरे को दे रखा था B5 के, तो हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्या जाएगा? B5। तो B5 के पांचवे से, यानी कि 4 बीच में जगह है, B5 के दाईं और पांचवे पे हमारा कौन सा है? तो B4 है। B5 आ जाएगा B1 के निकटतम दाईं ओर है। तो हमको B1 लिख देना है। अगर B1 के बगल में, B1 के निकट दाईं ओर अगर B5 है, तो B6 के निकट में हमारा B4 होगा। तो टोटल कितने लोग हैं हमको दिख रहा है? यानी कि 7 लोग हैं। हाँ, तो B8 की बात हो रही है, यानी कि B8 आएगा B4 के दाईं और तीसरा है। यानी कि सबसे पहले क्या आएगा? तीसरा, यानी इन लोगों के बीच में 2 जगह है। यानी कि B4 जो है हमारा, B4 B4 के दाईं और तीसरा, यानी कि B4 से 2 लोग हैं, फिर आ जाएगा हमारा B8 आ जाएगा। तो 1 और 2, यानी कि मिडल में हो सकता है B8। और यहाँ पे मेरे को दे रहा था, यानी कि तीसरा है ना भैया, 1 2 तीसरा है। चलो ठीक है, यानी कि B2 कहाँ है हमारा? तो जो 7 के जो ना 7 के दाईं और तीसरा, यानी कि 7 के दाईं और तीसरा, यानी कि तो हमने लिख दिया, यानी कि B7 आ जाएगा, और उसके दाईं और मेरे को दे रखा था बी B7 के दाईं ओर आएगा, B7 के दाईं और तीसरा मेरे को दे रखा था, B7 के दाईं और तीसरा हमारा क्या जाएगा? B2 आ जाएगा। यानी कि इन लोगों के बीच में 2 खाली जगह होनी चाहिए। तो उस हिसाब से हमको लग रहा है कि B2 हमारा इधर आ जाएगा, और B2 पहले नंबर पे आ जाएगा। तो B2 के निकट दाईं कौन है? तो B2 के जो है ना, B2 के निकट दाईं और हमारा B8 है। B8 हमारा आंसर आने वाला है, क्योंकि टोटल 8 लोग हैं ना, तो 3 और 3 6, एक बीच में खाली जगह। इसके अलावा यानी कि रिक्त स्थान बताना है, तो
एम से मेरे को ओ दो गया, क्यू गया, एस गया, तो यू के बाद मेरे को देता डायरेक्ट अगर डब्लू, तो डब्लू मेरा क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन इसके बाद मेरे को क्या दे रखा था ई। ई में दो प्लस किया तो जी, अगर दो प्लस किया आई, दो प्लस किया के, दो प्लस किया एम, यानी कि ओ आना चाहिए, यानी कि डब्लू, वो दोनों सेम है। 18 के बाद मेरे को दे रहा था, यानी कि चार चार नंबर का प्लस, यानी कि 38 हमारा आंसर ही हो जाएगा, कोई शक नहीं आ जाएगा। और ई एक्स मेरे को दे रहा था, यानी कि ई एफ मेरे को दे रखा था, ई एफ यानी कि सीधा दिया है, यानी कि सीधा दिया है, नहीं हमको उल्टा देखना है। तो जे एल से किस प्रकार संबंधित है, सबसे पहले मेरे को दे रखा था जे एल से किस प्रकार संबंधित है, एल। तो माइनस का मतलब हो जाता है, माइनस का मतलब हो जाता है पुत्र, यानी कि पुत्र यानी किसका हो सकता है, पिता का भी पुत्र होती है, माता का भी पुत्र हो सकता है। तो के साथ रिश्ता है पुत्र वाला, और भागा का मतलब आ जाएगा बहन है, यानी कि ये बहन भाई हैं, ये बहन भाई हैं। अगर ये बहन है, ये पुत्र है, यानी कि ये भाई है, तो जे जो है ना, जे क्या है, तो जे बेटी हुई ना, जे बेटी हुई, पुत्री। तो यहाँ पे लिखना है कि एल से आ जाएगा, एल से किस प्रकार संबंधित है, तो एल से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि रिश्ता हमको जे का बताना है। जे क्या है, तो जे पुत्री है, माँ थोड़ी हो सकता है। यहाँ पे मेरे को परसेंटेज में मेरे को बहुत बढ़िया डाटा दे रखा था, सबसे पहले यानी कि यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, स्टार बोलूंगा ना, हाँ। तो 7*5 @ 10 का जो वैल्यू होता है, #20 इज इक्वल टू, यानी कि 370। तो हमको ऐसा कौन सा वैल्यू लगाना है। दूसरा मेरे को दे रखा था, यानी कि 4*3 आ जाएगा @ यानी कि 5 #30 की वैल्यू मेरे पास 90 है, तो इसका वैल्यू निकालना है, कोई शक नहीं है। यानी कि लास्ट में 19 का मतलब सीधी बात है कि शुरुआत में हो सकता है कि 37 कैसे आएगा। 37 मेरे को दे रखा था, अगर सात पत्ते, हाँ, यानी कि जो क्रॉस वाला है, अगर मैं गुणा कर दूं, यानी कि पहले वाले को गुणा करूं, तो 7 × 5 = 35 आ जाएगा, 35 के बाद 10 से गुणा करूंगा 350, यानी कि लास्ट में प्लस आएगा। तो मेरे को 30 प्लस करके यहाँ पे मेरे को 60 लाना है। 60 का मतलब यानी कि 12, 12, यानी कि 12 तिया जो है ना 12, चार तिया 12 आएगा, 12 मेरे को दे रखा था, यानी कि 12 × 5 = 60 आएगा। यानी कि शुरुआत के जो है ना, शुरुआत के दोनों गुणे हैं, और लास्ट में मेरे को सिर्फ प्लस करना है, यानी कि 2 क्रॉस आएगा, 2 × 3 × 4 और प्लस मेरा 5 आ जाएगा, यानी कि 8, 24 मेरे को दे रखा था, 29 मेरा आंसर हो जाएगा। कोई शक नहीं है यहाँ पे, आंसर क्लियर है हमारा। इसके अलावा यानी कि 6 दोस्तों की बात करिए, एक गोले मेज के जो है ना चारों ओर, यानी कि केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, यू, आर और एस के ठीक बीच में बैठता है। यू मेरे को दे रहा था, नहीं कि आर और एस इधर भी है, आर और एस इधर भी है, और बीच में कौन बैठा है, तो हमारा यू। चलो कोई शक नहीं है। एस जो है टी के निकटतम, यानी कि दाएं बैठा है, तो मेरे को दे रखा था, नहीं कि टी को लूंगा, यानी कि टी के, अच्छा टी के बाएं लिखा है ना, हाँ। तो टी के बाएं बैठा जो है ना, टी के बाएं हमारा एस है, यानी कि टी के बाएं अगर एस है, तो STUR मेरा ये तीनों का कंसेप्ट होगा, मतलब लाइन होगी। RQ मेरे को दे रखा था, आर जो है, आर थोड़ी है यहाँ पे, आर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, बता बात हो रही है, यानी कि पी जो है ना, यानी कि क्यू के निकट, यानी कि दाएं बैठता है, यानी कि क्यू मेरे को लिखना है, और क्यू के मेरे को दे रखा था, क्यू के निकट तो मेरे को दाएं बैठा है। तो क्यू मेरे को दे रहा था, यानी कि क्यू के दाएं हमारा हो जाएगा यहाँ पे पी हो जाएगा। तो टी के प्रतिमुख कौन बैठा है, यानी कि टी के सामने कौन बैठा है, तो मेरे को दे रखा था, अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे भी हो सकता है ना यार। अगर मैं एक सर्कल बना दूं, तो आमने सामने के 6 सर्कल बनेंगे। तो 6 सर्कल में मेरे को दे रखा था STUR, अगर अंदर के साइड मूव करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे पी आ जाएगा, यहाँ पे क्यू आ जाएगा। क्यू के राइट, क्यू मेरे को दे रहा था ना, क्यू के दाया आ जाएगा, क्यू के दाया अगर पी है, तो मेरा क्वेश्चन किसके था, टी के सामने कौन था, तो टी के सामने हमारा क्यू आएगा, आंसर हमारा 7। नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर कटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मेरा जो है ना, यहाँ पे अगर जैसे कि जो है ना नोक ही हमको पकड़ना है, जो नोक है, यानी कि इधर है तो इधर रहेगा, इधर इधर, यानी कि मेरे को दे रखा था इलिमिनेट कर सकता हूँ। इलिमिनेट करने के हिसाब से मेरे को दे रखा था, कि यहाँ पे सी वाला इलिमिनेट हो जाएगा, 110% इलिमिनेट हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले अगर हम यहाँ पे पलटेंगे, तो इसका मुख नीचे के साइड होगा, फिर ऊपर पलटेंगे तो ऊपर के साइड होगा। तो सबसे पहले ये वाला इलिमिनेट हो जाएगा। ये वाले इलिमिनेट होने के बाद मेरे को दे रखा था, यानी कि बीच में डब्बा बनेगा, हाँ बीच में डब्बा बनेगा, एकदम ठीक है। इसके अलावा सारे के सारे जो है ना, यहाँ पे बी वाला भी इलिमिनेट हो जाएगा। बी के बाद मेरे को दे रहा था, नहीं कि आंसर जो है मुझे लग रहा है, नहीं कि ए और डी में कुछ भी हो सकता है। ए और डी मेरे को दे रखा था, यहाँ पे ध्यान से हमने फोकस करके देखने की कोशिश की थी, कौन सा हमको इलिमिनेट कर सकते हैं। तो मेरे को दे रखा था आंसर डी आएगा, क्योंकि
ये हमारा इलिमिनेट हो गया है। यहाँ पे क्या जाएगा, 85 से मेरे को दे रखा था यहाँ पे -1 हुआ, समझ में आया क्या हुआ? हाँ, ये पहले में क्या जाएगा, यहाँ पे हो सकता है क्या दो संख्या है क्या, 85 से मेरा जो है 85 से मेरा जो है ना 85 से 92 मेरे को 7 प्लस हुआ है, और 90 क्या ही श्रृंखला है। यानी कि अगर हकीकत में देखा जाए तो पहला मेरा -1 हुआ, -1 के बाद मेरे को दे रखा था 6 +8 हुआ, +8 हुआ, हाँ +8 हुआ। फिर +8 के बाद माइनस कितना हुआ, तो माइनस मेरे को दे रखा था 2, 2 7 9 आएगा, 9 माइनस में हुआ। अगर मैं फिर प्लस करने की बात करूं तो मेरे को दे रखा था 4 आएगा, 64। यानी कि हो सकता है यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, सॉरी 2 का क्यू है और 4 का क्यू है। यहाँ पे मेरे को दे रखा था 1 का स्क्वायर हो सकता है और 3 का स्क्वायर हो सकता है। तो अभी आने वाला है माइनस में, अगर 5 का स्क्वायर अगर मैं 25 घटा दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 22, यानी कि 122 तुम्हारा आंसर है। कोई शक नहीं है। यहाँ पे एम से एल क्या हो जाएगा, एम से एल एक माइनस होता है, जे से मेरे को माइनस करना है तो आई मेरा आंसर हो जाना चाहिए, कि एस। एस के बाद क्या आ जाएगा, एस के बाद मेरे को दे रखा था कि माइनस, तो पी से मैं करूंगा तो ओ, यानी कि आंसर हमारा ये आ जाएगा। स्पीड में हम करेंगे क्योंकि हमारा टाइम ज्यादा ही निकल चुका है। पीक्यू अगर दर्पण है तो मेरे को यानी कि दोनों के नीचे के साइड दोनों का मुंह होगा, यानी कि बहुत ही आसान है, हमको तीर को फोकस करना था, यानी कि नीचे, यानी कि सी हमारा आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट करेंगे आर। आर से मेरे को दे रखा था कि आर वी, ये क्या दे रखा था भैया, कुछ समझे? कुछ नहीं समझे। यहाँ पे आर दे रखा था, आर और टी में 2 का डिफरेंट है। आर के बाद मेरे को दे रखा था आर प्लस 2 टी आ जाएगा वी प्लस, यहाँ पे वी मेरे को यानी कि पहले में प्लस किया फिर माइनस किया है, वी में मेरे को प्लस किया फिर जेड में 2 माइनस किया। समझ में आया? यहाँ पे प्लस और माइनस का हो रहा है कि पहले में 2 प्लस हुआ है, फिर आ जाएगा 2 माइनस हुआ है, फिर मेरे को दे रखा था वी से एक्स मेरे को दे रखा था प्लस हुआ है, फिर माइनस हुआ है, यानी कि जो भी होगा उसमें +2 का डिफरेंट होगा। तो क्या हो सकता है, आर से कभी भी ये माइनस हो रहा है, आर से एम माइनस हो रहा है, जेड से बी प्लस हो रहा है। जेड में अगर 2 जोड़ूंगा तो मेरा बी आ जाएगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया। यानी कि सकने वाले चित्र का चयन करें। सबसे पहले मेरे को दे रखा था कि प्लस एक आगे आया, फिर इधर आया, फिर बीच में, यानी कि प्लस वाला हमारा लास्ट में आ जाएगा, एक ही आंसर है। इसके अलावा अगर हम माइनस के ऊपर फोकस करेंगे तो माइनस यानी कि नीचे आएगा माइनस सेकंड नंबर पे होगा, माइनस हमारा सेकंड नंबर पे होगा। तो बहुत बढ़िया आंसर था हमारा, बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं आर ई सी ए, मेरे को दे रखा था आर ई सी ए आ जाएगा, आर ई सी आ जाएगा, आर ई सी, आर ए, देखो यहाँ पे क्या जाएगा, आर ई सी सेम है, सी के बाद मेरे पास 2 बार ए है, तो 2 बार ए के बाद मेरे को दे रखा था एन और एल है, यानी कि मेरे को दे रखा था पांचवा पहले हो जाएगा, उसके बाद एक हो जाएगा। अगर मैं ई की बात करूं तो ई एस आएगा, ई एन, ई आई। तो मेरे को दे रखा था ई के बाद मेरे को दे रखा था सी के बाद ई आएगा, ई के बाद एस आ जाएगा, ई के बाद एन आ जाएगा, ई के बाद आई आ जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा, फिर 2 3 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा, 2 3 4, यानी कि सबसे पहले हमको इक्यावन ढूंढना है। इसमें क्या दिखा है, यानी कि कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर हमारा दूसरा है। दूसरे का मतलब क्या जाएगा, मेरे को रिसीव मेरे को दे रखा था, रिसीव यानी कि वीई को पकड़ना है, वीई यानी कि रिसीव हमारा तीसरे स्थान पर है। यहाँ पे मेरे को दे रखा था ए, यानी कि +4 हुआ, यानी कि आई में मेरे को दे रखा था, ये क्या दे रखा था भैया, ए। ए मेरे को दे रखा था, इसमें क्या दे रखा था, ई डब्ल्यू मेरे को दे रखा था, ई डब्ल्यू यानी कि 3 का मेरे को उल्टा कर दिया है, तो पी मेरे को दे रखा था, यानी कि पी एम आई मेरे को दे रखा था, तो एन, एन मेरे को दे रखा था, एन ओ सी मेरे को आंसर आ जाएगा, एन ओ सी। अच्छा, एन मेरे को दे रखा था, एन ओ सी मेरे को दे रखा था, एन ओ सी यानी कि मेरे को लास्ट में मेरे को देने की, लास्ट में 3 कैसा हुआ, तो लास्ट में क्या जाएगा, ओ एम ई मेरे को दे रहा था, लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में मेरे को दे रखा था ओ एम ई, यानी कि ई डबल एस, ई डबल एस। समझ में आया क्या हुआ, हाँ समझ में आया भैया, कि लास्ट में पकड़ना है, यानी कि यू एस ई लास्ट में आ जाएगा, यू मेरे को दे रखा था, यू एस और ई मेरे को दे रहा था, मैंने क्या पकड़ा, यू एस और ई मेरे को दे रहे थे, यानी कि लास्ट में सेकंड एम है तो एस आएगा। तो पहला हमारा आंसर आएगा, कोई शक नहीं है, मेरे को समझ में आया ना, सी आने वाला था। अब यहाँ पे मेरे को दे रखा था, यहाँ पे कुछ घुमा रहा है, किस एंगल में घुमा रहा है हमको एंगल भी पकड़ना पड़ सकता है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक हिसाब से अगर मैं बात करूं तो डार्क है व्हाइट है, डार्क है व्हाइट है, यानी कि डार्क आने वाला है, यानी कि हमको सी और डी के अंदर से हमारा कोई आंसर आने वाला है, सी और डी में कोई एक हमारा आंसर है। अगर उस हिसाब से मैं सोचूं, उस हिसाब से अगर मैं सोचूं तो मेरा आंसर क्या आने की संभावना है, तो उस हिसाब से मेरे को दे रखा था कि ये जो है ना, सबसे पहले ये कौन से डायग्राम में था यार, जैसे कि त्रिभुज की नोक होती है, यहाँ पे नोक कोई दिख ही नहीं रही है। मान लो कि अगर यहाँ पे था, यहाँ से मेरे को दे रहा था 135 एंटी क्लॉकवाइज घुमा, तो 135 एंटी क्लॉकवाइज कहाँ होगा,
तो मेरे को दे रखा था कि सेम तो नहीं था, यानी कि सेम नहीं है, तो मेरे को दे रहा था आंसर, मेरा डी मार के आगे बढ़ गया। तो इसको पूरा करना है पैटर्न को, तो पूरा करने का मतलब क्या जाएगा, यहाँ पे सबसे पहली बात तो तीर होगा, तो यानी कि मेरे को दे रखा था बी और डी में से कोई एक होगा, और नीचे डब्बा बनेगा, नीचे डब्बा बनेगा, ऊपर भी दो डब्बे बनेंगे। हाँ, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे भी तीर है, यहाँ पे भी तीर है, डब्बा एकदम चिपका हुआ होना चाहिए, यानी कि सी हमारा आंसर है। एकदम आसान सा था। और यहाँ पे मेरे को दे रहा था ईटिंग को जो है इलेजिटी के रूप में यानी कि कूट बधित किया जाता है, तो उस कूट भाषा में जो है ना, कॉफी के लिए कूट क्या है, एकदम आसान सा मेरे को दे रखा था। आसान तो नहीं है भैया। ई, ई में से मेरे को दे रखा था दो घटाया, ए में से मैंने दो घटाया, टी में से दो घटाया, आई में से दो घटाया, एन में से मेरे को दे रखा था दो घटाया, जी में से दो घटाया। यानी कि लिखना लास्ट में है घटा के, जैसे कि यहाँ पे दो बार ई है, अगर दो बार ई में से दो घटाऊंगा तो दो बार सी आ जाएगा, फिर एफ में से दो बार घटाऊंगा तो दो बार डी आ जाएगा, कोई शक नहीं है। फिर ओ में से दो घटाऊंगा तो मेरा एम आ जाएगा, एम आएगा, और सी में से घटाऊंगा दो तो मेरा ए आ जाएगा, लास्ट में ए हो जाएगा। एकदम आसान सा था। दो बार डी आ जाएगा, एम और है। इसके बाद मेरे को नहीं कि कौन से दो चिन्हों और दो संख्याओं को आपस में बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। एकदम आसान सा है। हम सबसे पहले बाय ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं, भागा भी देख सकते हैं। सबसे पहली बात क्या जाएगा, यहाँ पे जो भागा हो रहा है वो कट जा रहा है। अगर मैं भागा 8 और 4 को चेंज कर देता हूँ, अगर 8 मेरे को दे रखा था, 8 और 4 को चेंज कर देता हूँ, तो मेरे को पहले आ जाएगा 4, मेरे को दे रखा था 4, 4 मेरे को देखने की 4, 8 आ जाएगा, 9 और 6 रहेगा, 3 सेम रहेगा, भागा की जगह पे मेरे को गुणा कर देना है, और यहाँ पे मेरे को देखने की भागा कर देना है। गुणा कहाँ करना है यहाँ पे, और ये माइनस और सेम रहेगा, सॉरी। 6 के बाद मेरे पास प्लस है, और यहाँ पे मेरे को दे रखा था अगर मैं 9 में भागा देता हूँ तो अल्टीमेट मेरा जो है ना, ये आंसर सी नहीं हो सकता। इसके अलावा क्या हो सकता है, उन सब पे मेरे को फोकस करना है। यानी कि प्लस को मेरे को दे रखा था, यानी कि प्लस, प्लस और क्रॉस को अगर मैं करूं, तो मेरे को जैसा नहीं कि 4 को मेरे को करना है। हाँ, 8 6 जगह, 8 6 9 के बाद मेरे को जैसा नहीं कि 6 की जगह पे 4 लिख दूंगा, नहीं कि 3 लिख दूंगा। और जो सिंबल है यार, कि माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस आ जाएगा, मेरा क्रॉस आ जाएगा और भागा आ जाएगा। तो ये वाला भी मेरे को दे रखा था, अगर 3 से काट दूंगा तो मेरे को जैसा नहीं कि 12 प्लस हो जाएगा, 6 माइनस होगा, यानी कि 6 और 8, 14 आंसर है गलत। यानी कि हमारा अल्टीमेट यानी कि दूसरा भी गलत हो जाएगा। दूसरा भी गलत हो जाएगा तो हम छठा ट्राई करेंगे, यानी कि 6 और 9 को चेंज करेंगे, यानी कि 6 और 9 को उसका स्थान बदलेंगे, तो 9, 9 क्या जाएगा, 9 बाद में आएगा ना, 9 बाद में आएगा, 6 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। इन लोगों के बीच में क्या जाएगा, सेकंड वाला हम चेक कर रहे हैं, तो माइनस की जगह पे हमको क्रॉस करना है, माइनस की जगह पे क्रॉस करना है, फिर क्रॉस की जगह पे हमको माइनस करना है। कोई शक नहीं, यानी कि प्लस और भागा, 3 में से भागा दूंगा तो हमारा 3 आ जाएगा, और माइनस 6 यानी कि 8 चौका 32 आ जाएगा। देखो, 32 में से 6 घटा के 3 जोड़ने का अल्टीमेट मतलब है कि 3 हमको घटाना है, यानी कि आंसर हमारा बी हो जाएगा। कोई शक नहीं, 29 लाना था हमको। एक निश्चित गुण भाषा में अगर डी के जगह पे मेरे को क्या लिखना है, यहाँ पे कुछ समझ रहा है, नंबर कुछ दे रहा है, यानी कि मेरे को जैसे कि डी में से 2 घटाया, ई में से भी 2 घटाया, एस में से भी 2 घटाया, के में से मेरे को देखा, के में से घटाऊंगा तो आई आ जाएगा। फिर 1 कैसे किया मैंने, अगर आर में से 2 घटाऊंगा तो मेरे को दे रखा था नहीं कि पी आ जाएगा, आई में से जी, मेरे को दे रखा था ए में से अगर 2 घटाऊंगा तो वाई आ जाएगा, एच में से 2 घटाऊंगा तो एफ आ जाएगा, सी में से 2, यानी कि अल्टीमेट घटाना ही है ना, तो टी में से 2 घटा दूंगा, आर मेरे को दे रखा, सब में आर है, ए में से 2 घटाऊंगा तो वाई आ जाएगा, वाई 2 में है, फिर जेड आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे को पकड़ना है कि जैसे कि सबसे पहले ये एक क्यों हो रहा है और ये 2 क्यों हो रहा है, मेरे को ये पकड़ना है। समझ में आया क्या हुआ इसमें। तो सबसे पहले मेरे को जैसे इसमें एक लिखने का सीधा मतलब है कि के में से हमने घटाया 2, तो यहाँ पे नंबर 1 आ गया, यहाँ पे नंबर 2 आ जाएगा। अब यही समझना है कि यहाँ पे क्या जाएगा, डी ई एस ई, यहाँ पे एक ही स्वर है, यहाँ पे सी एच ए ए आई, तो यहाँ पे 2 स्वर है भाई, यहाँ पे स्वर पकड़ना है आप लोगों को। यहाँ पे टी ए बी एल ई, तो ए आएगा मेरे को लग रहा है, टी ए आ जाएगा, बी एल ई, यहाँ पे भी 2 स्वर है, 2 स्वर को पकड़ना है, आंसर मेरा क्या जाएगा। तो स्वर अगर जितना है उतना नंबर आएगा, स्वर हमारा 3 थोड़ी है। तो लुप्त संख्या का चयन करना, जैसे कि 8 मेरे को दे रखा था, 8
27 अगर 46 65 ये क्या चल रहा है? 8 3 24 अगर 8 3 24, यानी कि मैंने क्या किया, 8 के बीच में गैप देखूं क्या? अगर 8 के बीच में गैप देखूंगा तो 19 मेरे को दे रखा था, यानी कि नंबर घट रहा है। देखो सबसे पहली बात, मेरे को देखो इकाई अंक देखो, 8 से 1 माइनस 7, 7 से 1 6 आ जाएगा, 6 से 5 आएगा, 5 में से 1 घटाऊंगा 4 आएगा, 4 में से 1 घटाऊंगा 3। इकाई अंक के हिसाब से यानी कि 19 घट रहा है मेरे हिसाब से। यानी कि भारतीय संविधान में उल्लेखनीय मौलिक कर्तव्य में से किसका उल्लंघन राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना है? भाई ये तो भैया हमारा राष्ट्रीय ध्वज का अपमान जो है ना, राष्ट्रीय ध्वज, तो ये ए यानी कि 51 एक जो है ना, 51 हमारे क्या जगह राष्ट्रीय कर्तव्य है, मतलब हमारे जो है ना फंडामेंटल अगर ड्यूटी है, तो ड्यूटी में मेरे को दे रखा था, यानी कि ध्वज का उल्लंघन शायद बी में था। ये मेरा तुक्का है, लेकिन यहाँ पे मार देते हैं। अगस्त 2023 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो है ना स्थापित, यानी कि पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? उद्योग रत्न। तो उद्योग रत्न यानी कि रतन टाटा को सम्मानित किया होगा ना, 2023 की बात हो रही है। मार्त यानी कि पृथ्वी, यानी कि पुनर्स्थापन आएगा, जागरूकता पोषण और सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम योजना 2023 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य, तो यानी कि मार्त पृथ्वी पुनर्स्थापन जागरूकता पोषण और सुधार। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में गलत आ जाएगा, गरीबों को भोजन प्रदान करना ये हो सकता है। यानी कि मार्त पृथ्वी के पुनर्स्थापन जागरूकता और पोषण, पोषण का सीधा संबंध भोजन से होता है, तो मेरे को गरीबों के लिए भोजन प्रदान करना, वैकल्पिक उर्वरकों के लिए नहीं हो सकता, लड़कियों के लिए शिक्षा नहीं हो सकता है। यानी किस नदी के अब सूखे मार्ग के किनारे प्राचीन हड़प्पा शहर बनाए बनाया गया था? समझ में आया? कुछ नहीं आया। किस नदी के अब सूखे मार्ग के किनारे प्राचीन हड़प्पा शहर बनाया गया था? रावी नदी। जो हड़प्पा शहर था वो रावी नदी के तट पे था। ये यमुना कोसी गंडक ये सब बिहार की नदियां हैं ना शायद, यमुना नहीं है, यमुना यूपी की नदी है, ताजमहल के बगल वाला। किसी विशेष समूह में रहने वाले सभी पुरुष महिला और बच्चों, समूह वासन में रहने वालों सहित के लिए गणना की गई औसत आय को किस शब्द से दर्शाया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, यानी कि प्रति व्यक्ति आय बोलूंगा ना इसको। कथक नृत्य को किसके संयोजन के रूप में जाना जाता है? कथक। कथक में क्या है? तो कथक आ जाएगा, केवल संगीत नहीं है, कथा, कथा है, कथा है, नाटक। कथक में नाटक होता है, नाटक भी होता है, यानी कि केवल संगीत, यानी केवल संगीत और नृत्य। यहाँ पे संगीत भी है, नृत्य भी है और कथा भी है। कथा क्या है? यानी कि कथक में राम, मतलब क्या बोलते हैं, यानी कि राम, मतलब श्री राम भगवान का भी मतलब कथा वाचन होता है रामायण का, और नृत्य भी होता है और संगीत भी होता है, तीनों होता है ना कथक में। हमारे जो यूपी में फेमस है कथक। पंडित रविशंकर जो है ना, पंडित रविशंकर सितार वाले थे, सितार, पंडित रविशंकर सितार वाले। निम्नलिखित में से जो है कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला रिट नहीं है? तो जस बोली आ जाएगा, निषेध आएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं, अधिकार। देखो छोटी न्यायालय में अधिकार पूछ सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि निषेध आएगा। जस मेरे को देर था, जस सोली जो है ना, यानी कि जो हमारा नहीं बोलते हैं रिट, जो है आर्टिकल 32 के तहत जो जारी किया जाता है। राधा श्रीधर यानी कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी है? समझ में आया? राधा श्रीधर। अब श्रीधर जो है, श्रीधर, राधा श्रीधर मेरे को लग रहा है तमिलनाडु की साइड की हैं। तमिलनाडु में हमारा भरतनाट्यम में राधा राधा श्रीधर। तो मणिपुर हो नहीं सकता है, सतरिया हो नहीं सकता, कथक यूपी, तीनों मतलब इलिमिनेट हो जाते हैं कि भाई साउथ इंडस्ट्री का कोई नाम है राधा श्रीधर। साइमन कमीशन 29 में आया था, साइमन कमीशन सॉरी 28 में आया था, यानी कि साइमन कमीशन भारत में डेस्क में आया था, यानी कि 1928 में आया था और 29 में लाठीचार्ज हुआ था हमारे लाला लाजपत राय के ऊपर, इसके विरोध में। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आबादी का अनुपात गरीबी अनुपात या डेक्स कहलाता है, समझ में? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आबादी का, जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुपात गरीबी अनुपात या डेक्स कहलाता है। कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी का अनुपात, गरीबी रेखा से नीचे रखने वाली अनुपात गरीबी अनुपात या डेक्स कहलाता है। आय मेरे को देगा था असमानता सूचकांक आ जाएगा, हेड काउंट अनुपात आएगा, सामाजिक आर्थिक गुणांक मेरे को ने जीनी गुणांक। ये मैं इच्छा है छोड़ दूं क्योंकि मुझे कुछ खास पता नहीं है इकोनॉमिक्स का। ये
मतलब क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय गुरु पर्व मनाता है? गुरु पर्व हमारे वो सिख धर्म वाले जो है ना, सिख धर्म वाले हमारा गुरु पर्व मनाते हैं। भारतीय खिलाड़ी आ जाएगा अंजुम चोपड़ा, किस खेल से जुड़ी है? अंजुम चोपड़ा क्रिकेट से। अंजुम चोपड़ा मेरे को दे रखा था, यानी कि लॉन टेनिस है, बैडमिंटन, बैडमिंटन हो सकता है, यानी कि बैडमिंटन। क्रिकेट मारते हैं ना, ज्यादातर क्वेश्चन क्रिकेट से ही आता है, जैसे भी एसएससी में ज्यादातर क्वेश्चन फेवरेट स्पोर्ट्स क्रिकेट से आता है। 2023 में किस मुख्यमंत्री ने पुराने मराठा 2023 में किस मुख्यमंत्री ने पुराने मराठा जगह कुणबी को कुणबी प्रमाण पत्र जारी करने की घोषणा की थी? महाराष्ट्र में मराठा है तो 2023 में हमारा एकनाथ शिंदे। 2023 में यानी कि फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की थी? तो फीफा की मैं बात नहीं कर सकता, यानी कि स्पेन भी हो सकता है, स्पेन ही हो सकता है, पुर्तगाल हो नहीं सकता, जापान हो नहीं सकता है, इंडोनेशिया। स्पेन पे हमने तुक्का मार दिया। रुक्मणी देवी आ जाएगा, रुक्मणी देवी भरतनाट्यम करती है। रुक्मणी देवी को डेस्क के सबसे सुप्रसिद्ध कलाकार के, यानी कि रुक्मणी देवी अरुणडेल जो है ना कि भरतनाट्यम की कलाकार है। निम्नलिखित में से जो है ना कौन एक कृषि वैज्ञानिक है जिसने भारत में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो मेरे को दे रखा था, यानी कि वर्णिम आ जाएगा, कुरियर आ जाएगा, विक्रम साराभाई, यानी कि मेरे को संपाविन आ जाएगा, स्वामीनाथन। तो एस स्वामीनाथन जो है ना, एस स्वामीनाथन ने हरित क्रांति की मतलब विशेष योगदान दिया था। गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन होना बिना द्रव्य में बदले क्या कहलाता है? गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन होना, गैस जो समझ में आता है ना, गैस, गैस अगर कोई चीज है, गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन होना बिना द्रव में बदले क्या कहलाता है? समझ में आया? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का मतलब क्या है? गैस बनना। निक्षेपण का मतलब पता नहीं। वाष्पीभवन, वाष्पीकरण, वाष्पीभवन, ऊर्ध्वपातन। तो निक्षेपण हो सकता है, देखो वाष्पीकरण का मतलब वाष्प बनना यानी कि गैस बनना। वाष्पीभवन, अगर कोई चीज वाष्प से डायरेक्ट ठोस बन जाए, ऊर्ध्वपातन बोलूंगा ना, वाष्पीभवन हो सकता है। ये तुक्का है मेरा, लेकिन पढ़ा हुआ है मैंने कहीं ना कहीं। एक फुटबॉल मैच में दो टीमों द्वारा खेला जाता है जिनमें से प्रत्येक में अधिकतम डेस्क होते हैं। फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी सब में 11 खिलाड़ी होते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? देखो अगर लिंगानुपात की बात करूं तो हमारा हरियाणा, राजस्थान जो है ना, हरियाणा में भी लिंगानुपात कम है, लेकिन राजस्थान इन सब में सबसे ज्यादा है। अब हमारा क्वेश्चन मैथ का चालू हो रहा है, तो मैथ के लिए हम सबसे पहले नोटबुक ले लेंगे, और हमारे पास टाइम अच्छा खासा है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि 50 मिनट के अंदर ही हम अपना मॉक टेस्ट खत्म करें। एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 960 रुपया है। देखो सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था, एक निश्चित धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज यानी कि 2 वर्ष के लिए, यानी कि 12%, यानी कि 112% मेरे को दे रहा था। 112% का वैल्यू यानी कि 960 है, यानी कि कितना गुना है? यानी कि एक निश्चित धनराशि पर 6% का वार्षिक ब्याज आएगा, 6% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों का, 2 वर्षों में कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? यानी कि 12%। साधारण ब्याज रुपया, यानी कि 12% की वैल्यू है, यानी कि 12% का मतलब क्या जाएगा? 12 मेरे को 12 96 मेरे को दे रखा था, यानी कि 800 मेरा सीपी है, यानी कि सीपी वैल्यू मेरी कितनी है? 800, यानी कि समान अवधि के लिए, समान अवधि यानी कि 2 साल के लिए, समान अवधि के लिए समान ब्याज दर पर, यानी कि 6% ब्याज दर पर चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? एकदम आसान सा है, हमको निकालना है 800। तो 800 रुपए पर अगर 6 का मैं सक्सेसिव लगा दूं, 6 का सक्सेसिव लगा दूं, तो मेरे को दे रखा था, मेरे को चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? ओनली फॉर मेरे को चक्रवर्ती ब्याज, तो मेरे को दे रखा था, क्या जाएगा? 80। 800 है, 800 पे अगर मैं अपना चक्रवर्ती ब्याज निकालना चाहूंगा तो मेरे को क्या जाएगा? 12 पॉइंट आ जाएगा, 12 पॉइंट, यानी कि 0.36% जो ब्याज होगा ना वो बढ़ जाएगा। 0.36% का मतलब 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 8, कितना रुपया बढ़ जाएगा? यानी कि 8 6 48 का 8, यानी कि 4 8 24 आएगा 28। तो मेरे को दे रखा था 288 रुपया बढ़ जाएगा, 288 आएगा, 288 960, यानी कि 8 आएगा, 14 का मेरे को 14 का 4 हाथ से लोगो 1 12, गड़बड़ खा गया क्या मैं? अगर मेरे को दे रखा था 0.36 का, अगर 8 के हिसाब से मेरे को दे रखा था, 2 जीरो कट जाएंगे,
इकाई का अंक 8 आ रहा है। जैसे कि सबसे पहली बात मेरे को क्या दे रखा था कि अगर मेरा 800 रुपए पर अगर मैं 112, सॉरी ओनली फॉर 12 मेरे को दे रखा था, यानी कि 12 पॉइंट यानी कि 36 का अगर मैं निकाल रहा हूँ परसेंटेज, तो कितना होगा? 2 जीरो कट जाएगा। अगर कोई वैल्यू 12% पे 960 हो रही है, समझ में आया? 12% पे 960 हो रही है तो 12 पॉइंट आ जाएगा 36, यानी कि मेरे को दे रखा था अगर मैं 3 से गुणा कर देता हूं और 100 से भाग तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? समझ में आया? 1 जीरो कट जाएगा यानी कि 3, यानी कि 6 मेरे को दे रखा था, यानी कि छतियां 18, छतियां 18 का छतियां छतियां 18 का 8 से लगभग एक 27 और एक 28 मेरे को दे रखा था, 28 जुड़ेगा, 28 जुड़ेगा यानी कि 8881, यानी कि हमारा आंसर बी आ जाएगा। ये थोड़ा ज्यादा ही टाइम हमने ले लिया, 3 मिनट हमने ले लिया है। यदि ये कहेगा सम चतुर्भुज है, एक सम चतुर्भुज के विकर्ण अगर 88 सेमी और सेमी है तो सम चतुर्भुज का परिमाप किया जाएगा। तो मेरे को दे रखा था सम चतुर्भुज में जो है ना, सम चतुर्भुज आमने सामने की जो भुजा किस पे काटती है? 90 डिग्री पे काटती है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो 32 दे रखा था, यानी कि 24 मेरे को दे रखा था। 24 और 32 का मल्टीपल, 24 और 32 का मल्टीपल में कितने का अंतर है? तो मेरे को दे रखा था 8, यानी कि 40 आ जाएगा। 8 मेरे को दे रखा था, यानी कि 40, यानी कि 40 चौके आ जाएगा, 160 आंसर आएगा। 160 मेरे को क्या देगा? हमारा परिमाप आ जाएगा। क्योंकि सम चतुर्भुज जो है ना एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं, यानी कि लंब और कर्ण का स्क्वायर बनाऊंगा तो पाइथागोरस मल्टीप्लाई 4 हमारा आंसर हो जाएगा। 1 किलो गेहूं का मूल्य में 50% की वृद्धि हुई और वह वृद्धि 25 रुपए की है। तो प्रति किलो गेहूं की नया मूल्य क्या है? समझ में आया? अगर 1 किलो गेहूं के मूल्य में 50% की वृद्धि हुई है, अगर एक गेहूं गेहूं मान लेते हैं, अगर पहले 1 किलो गेहूं अगर 100 रुपए का है, अगर 50% की वृद्धि हुई तो 150 रुपया हो जाएगा। कोई शक नहीं है। यह वृद्धि 25 रुपए की है, यानी कि जो 50 की वृद्धि है वो 25, यानी कि अल्टीमेट बोलूं तो जो हमारा गेहूं था वो 50 रुपए का था और 50 में 25 का यानी कि 75 का बढ़ गया। तो प्रति किलो गेहूं की नया मूल्य 75 रुपया हो जाएगा। 75 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। यदि एक कार 50 किमी पर घंटे की गति से 150 किमी की यात्रा करती है तो उसे यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा? समझ में आया? यदि एक कार 50 किमी पर घंटे की गति से 150 किलोमीटर की यात्रा करने में उसको 3 घंटे का टाइम लगेगा, कि 50 150 से 3 बार भागा देंगे, कोई शक नहीं है। यानी कि एक घड़ी यानी कि 600 रुपए में खरीदी गई और 550 रुपए में बेच दी गई, तो हानि बताओ। अगर मेरे को दे रखा था कि 500 रुपया हानि हो जा रहा है हमारा 6,000 पे, तो परसेंटेज कितना आएगा? तो परसेंटेज आएगा 1/12, परसेंटेज क्या आएगा? 8.33% का हमारा हानि होगा। 8.33 का हमारी हानि हो गया। यानी कि पी क्यू और आर का औसत 40 है। यदि पी और क्यू का औसत, पी क्यू आर का औसत अगर 40 है तो यानी कि तीनों का रियल मूल्य 120 है। पी और क्यू का औसत मेरे को देखने की 70 है। पी और क्यू, तो पी और क्यू मेरा 70 है, पी और क्यू का औसत 70 है, तो क्यू और आर का औसत, सबसे पहले मेरे को पी क्यू मेरे को दे रखा था और क्यू और आर दे रखा था। पी क्यू और क्यू आर का मेरे को दे रखा था 90 है। हम्म, ठीक। तो मेरे को दे रखा था तो क्यू का मान कितना है? तो मेरे को दे रखा था अगर पी क्यू आर की मैं बात करूं तो ये निपटाना थोड़ा आसान नहीं है, आसानी है ना? कैसे पता चलेगा तुमको? अगर मेरे को दो इधर लोग हैं, दो इधर लोग हैं, अगर 120 सबसे पहले मैं अगर 160 में से 120 घटा दूंगा, यानी कि 40 हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे? समझ में आया ना? यहाँ पे पी क्यू है, यहाँ पे क्यू आर है, अगर ये चारों नंबर को जोड़ देता हूँ और इसमें से घटा देता हूँ तो हमारा ऑलरेडी आंसर निकल जाएगा। एक कक्षा में 30 छात्रों की आयु, यानी कि मेरे को 30 छात्रों की औसत आयु यानी कि 20 वर्ष है। यदि प्रत्येक छात्र की आयु में 5 वर्ष की वृद्धि की जाए तो औसत आयु में कितनी वृद्धि ज्ञात कीजिए। समझ में आया? एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, यानी कि 30 मेरे को दे रहा था, यानी कि 30 गुणा 20 मेरे को दे रहा था, यानी कि 600 वर्ष हो जाएगा। यदि प्रत्येक छात्र की आयु में 5 वर्ष की वृद्धि की जाए तो औसत आयु में कितनी वृद्धि? तो 5 की वृद्धि होगी ना यार। समझ में आया? अगर 30 छात्र हैं, सबकी उम्र अगर 20-20 है तो औसत मेरा 20 हो जाएगा। प्रत्येक छात्र में 5% की वृद्धि करूंगा तो औसत आयु भी 5% की वृद्धि हो जाएगी। एन और एम का एन, सॉरी,
एम एन पी का रेशियो दे रखा था, पी क्यू का रेशियो दे रखा था, तो पी क्यू का रेशियो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिखा, लिखना पड़ेगा आपको नोटबुक में कि एम एन और पी मेरे को दे रखा था 3 7 आएगा, 3 7 और 5 के रेशियो में है। मेरे को दे रखा था एम, मेरे को दे रखा था पी और क्यू। अगर मेरे को पी मेरा 5 दे रखा था तो मेरा क्यू कितना हो जाएगा, तो क्यू मेरा 10 हो जाएगा। तो मेरा जो क्वेश्चन है एम यानी कि 3 रेशियो 10 आएगा। आपको नोटबुक में लिखोगे तो सबसे आसान तरीके से ये आंसर निकल जाएगा हमारा। डब्ल्यू और एक्स मिलकर एक काम 40 दिनों में कर देते, एकदम आसान सा है। तो मेरे नोटबुक में लिखा क्या जाएगा, डब्ल्यू एक्स 40 लिख दा, एक्स और वाई मैंने 60 लिख दिया। तो डब्ल्यू एक्स वाई सभी मिलकर काम करे तो वही काम 30 दिन में पूरा हो जाता है। समझ में आया? हाँ। तो डब्ल्यू एक्स वाई अगर मैं तीनों का मैं एलसीएम ले लूं, तीनों का एलसीएम ले लूं तो मेरा एलसीएम 120 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 एफिशिएंसी, यहाँ पे 2 एफिशिएंसी, यहाँ पे 4 एफिशिएंसी आ जाएगा। तो डब्ल्यू और एक्स मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लेंगे? तो सबसे पहले तीनों की इफिशियंसी कितनी है, तो तीनों की इफिशियंसी है 4। तीनों की इफिशियंसी है 4। अगर मैं इधर दोनों की इफिशियंसी एक्स कर दूं तो डब्ल्यू की इफिशियंसी 2 आ जाएगा। यहाँ पे मेरे को पूछा है डब्ल्यू, मेरा क्वेश्चन क्या है, डब्ल्यू और वाई, डब्ल्यू और वाई की इफिशियंसी आ जाएगी 3, मेरे को देंगे कि 40 दिन में काम कर देंगे ना ये लोग। तो समझ में आया कैसे आ जाएगा? यहाँ पे मेरा टोटल इफिशियंसी 4 आ जाएगा। अगर इसमें डिवाइड करना है तो मैं एक एक यहाँ पे बांटूंगा, एक यहाँ पे आएगा डब्ल्यू और एक 3, मेरे को 40 दिन में हमारा काम पूरा हो जाएगा। 40 120 हमारा टोटल वर्क है। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि इतना है, यानी कि विक्रय मूल्य, तो रुपए छूट क्या है? तो हकीकत मेरा ये है कि 4500 के सामान में अगर तुमने 600 का छूट दे दिया, समझ में आया, 600 का छूट दे दिया, तो तुम्हारा छूट क्या है? तो हकीकत में ये 3 से कटेगा, यानी कि 3 दूनी यानी कि 3 पंचे, 3 पंचे नहीं आएगा ना, 3 से काटूंगा तो 15 आ जाएगा। तो 2/15 मेरे को क्या आ जाएगा, 2/15 यानी कि 200 जाएगा, 15 एकम 15 जाएगा, 5 यानी कि 50 यानी कि 13 पॉइंट के आजू बाजू क्या लिखा है। तो छूट क्या है भाई, 600 की छूट है यार, कोई सवाल है यार? मैं तो परसेंटेज निकालने लगा कि अगर मूल्य 4500 रुपए है, अगर 3900 रुपए में अगर दिया है तो 600 की छूट मिली है। ये यार ये कोई सवाल है? किसी वस्तु पर 50% की छूट देने के बाद भी 50% का लाभ होता है, जब कोई छूट नहीं दी जाती तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देख, किसी वस्तु पर 50% की छूट देने के बाद भी 50% का लाभ होता है। समझ में आया? अगर मान लेते हैं कोई सामान 100 रुपए का है, क्या समझा? अगर कोई सामान 100 रुपया है, अगर उसमें 50% का फायदा हुआ तो 150 है। अगर 150 पे ये 50 की वैल्यू है, 50 की वैल्यू है, तो 3, तो 300 उसकी रियल वैल्यू हो जाएगी। यानी कि 300 के सामान में, अगर 300 के सामान में मैं 50% की छूट दूंगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 50% की छूट देना है ना, तो 225 हो जाएगा ना। तो 25% की छूट यानी कि 50% की छूट देता है। 300 पे अगर मैं 50% की छूट दूंगा, 300 पे 50% की छेड़ दूंगा, तो 150 पे भी 50% का लाभ होगा, यानी कि 100 पे जब कोई छूट नहीं दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? अगर 100 के सामान में मेरे को 300 रुपया फायदा हो रहा है, यानी कि 300 रुपया मिल रहा है, तो मेरा 200% का लाभ है। कोई शक नहीं है। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर अगर उनके योग का 30% है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या है? समझा? यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 30% है, समझ में आया? देखो भाई, 2 मिनट में निपटा देता हूं कि सबसे पहले दो संख्या है एक्स और वाई। एक्स और वाई को जोड़ने पे मेरे को 100 मिलता है, और एक्स और वाई को घटाने पे मेरे को 30% यानी कि 30 मिलता है। कैसे पता चला? तो यहाँ पे लिखा गया है ना साफ साफ, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 30% है, तो मैंने योग 100% माना, तो उनका अंतर 30% हो जाएगा। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या आएगा? तो जी 1 से 1 काट दिया, यानी कि सबसे पहले 13। अगर मैं x की वैल्यू निकाल दूं तो 13/2 आ जाएगा, y की वैल्यू निकाल दूं तो मेरे को 7/2 आएगा। तो रेशियो मेरा क्या जाएगा? 13:7। 13:7 आएगा। यानी कि 0.41 के ऊपर बार को भिन्न में बदले। तो सबसे पहले मैंने पॉइंट लिखा, 4 लिखा और 1 लिखा। जितनी बार बार है उतना मैंने 9 लिखा, जितने पे बार नहीं उतना मैंने 0 लिख दिया। समझ में आया? समझ में आया। अब सबसे पहली बात,
टोटल संख्या कितनी है? 41। 41 में से जितने के ऊपर बार नहीं है वो घटा दो, तो घटा दूंगा तो मेरा नंबर आ जाएगा 37। तो 37/19 हम हमारा आंसर आएगा। 37/90 हमारा आंसर सी है। तो भाई भिन्न है यार, बच्चों का क्वेश्चन दे रहे हो हमको। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है? 9 का जिसका मल्टीपल नहीं होगा, जैसे कि मेरे को यहाँ पे दे रखा था 3 7, यानी कि 3 7 10 8 एक कट जाएगा, यानी कि 7 14 मेरे को दे रहा था, यानी कि 7 भैया दादा ऊपर ऊपर नहीं जाएंगे हम। यानी कि अगर मैं बात करूं तो 8 से कटना है, तो देखो 8 और 1 45 कट जाएगा, 3 और 6 कट जाएगा, मेरे को दे रहा था ये नहीं कटेगा, कैसे मालूम पड़ गया? यानी कि 3 और 6 जगह मेरे को यहाँ पे मेरे को ये कट जाएगा क्या? तो अगर हकीकत में एक बात करूं, अगर 7 8 में से एक मैं ले लेता हूं, अगर 6 को देता हूं, तो 7 3 21 और 6 27, यानी कि हमारा आंसर डी होगा। अमन अमन की बात हो रही है। अमर सचिन से 10% अधिक कुशल है। समझ में आया? 10% अधिक कुशल है। यदि सचिन अकेले किसी काम को 44 दिनों में पूरा कर सकता है तो अमर कितने दिनों में काम पूरा करेगा? एकदम आसान सा, ज्यादा रमण भमण नहीं करेंगे हम। सबसे पहले क्वेश्चन में लिख देंगे अमर सचिन से 10% अधिक कुशल है। समझ में आया? हाँ। अगर अमर सचिन, तो मैंने ले लिया सचिन की, सचिन जो है ना, सचिन की इफिशियंसी, यानी कि कुशलता को हम इफिशियंसी बोलते हैं ना यार हिंदी में, इंग्लिश में। तो कुशलता क्या मतलब क्या है कि सचिन की इफिशियंसी अगर 10 है तो अमर की इफिशियंसी कितनी है? तो अमर की इफिशियंसी 11 है, 10% ज्यादा है। यदि सचिन अकेले किसी काम को 44 दिनों में कर सकता है, यानी कि हकीकत में अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो जो तुम्हारी इफिशियंसी है 10, 44 दिनों में तुमने काम किया तो ये तुम्हारा टोटल वर्क हो गया। उसी काम को हमारा अमन कितने इफिशियंसी के साथ करेगा? तो भाई 40 दिन में कर देगा। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल मेरे को दे रखा था। गुणनफल यानी कि मान लेते संख्या x और y है, x मल्टीप्लाई y का मल्टीप्लाई यानी कि 1408 है, उनका लघुत्तम समापवर्त अगर मेरे को दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा था ना, तो दो संख्याओं का गुणनफल और दो संख्याओं का एलसीएफ और एचसीएफ दोनों बराबर होता है। मेरे को पूछा क्या दिया है? हाँ, तो मेरे को देर था नहीं कि 1408 में अगर 352 का मैं भागा देता हूं, तो 352 का मैं भागा दूंगा कितनी बार में दूंगा? तो 4 बार में दूंगा। यानी कि 4 से अगर मैं पढ़ा, यानी कि 4 दूना 8 आ जाएगा, 4 पंचे 20 2, यानी कि 4 आ जाएगा। तो इसका एचसीएफ मेरे को दे रहा था 4 नंबर आएगा। यानी कि गुणनफल में अगर एलसीएफ का भागा दूंगा तो मेरा एचसीएफ आ जाएगा। मेरा आंसर एक्स और वाई और 11 और 3 है, तो एक्स माइनस वाई रेशियो एक्स प्लस वाई। आसान सा है ना? कैसे पता चल गया तुमको? अगर तुमको बेसिक से करना है तो 11x 5x, 11x में से 5x घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 6x। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। 11x में से 5x जोड़ दूंगा तो मेरा आ जाएगा 16x। x से मेरा x कट जाएगा, यानी कि 3:8 मेरा आंसर आ जाएगा। 3:8, क्योंकि पहले माइनस करना है इसीलिए वो कम हो जाएगा। सबसे पहले महत्तम समापवर्त का मतलब होता है एचसीएफ, यानी कि तीनों नंबर किससे कटेंगे? जो तीनों हमारे पास ऑप्शन है अभाज्य है, क्या 11 से कटेंगे? अगर मैं बात करूं तो 10 8, यानी कि 11 से तो नहीं कटने वाला, यानी कि 22 हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता है। सबसे पहले एक एक करके हम ट्राई करेंगे। जैसे कि हमने 29 का लिया, 29 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो यानी कि 290 आ जाएगा। 290 से 11 हो नहीं सकता, यानी कि हमारा 21 भी नहीं। 27 को ट्राई कर देते हैं। 27 को ट्राई करेंगे तो मेरे को लगता है कि 270, 270 में से अगर 270 में से अगर मैं 12 घटाऊंगा तो ये भी हो नहीं सकता, यानी कि आंसर हमारा दिख रहा है, यानी कि 43 हो जाएगा। अगर 43 को मेरे को दे रखा था इसके पास ले जाना, यानी कि 6 से गुणा करूंगा ना, तो 6 3 आ जाएगा, 6 3 18 का एक हाथ से लगेगा, यानी कि 43 हमारा आंसर है। आप देख सकते हैं कि 43 तीनों ऑप्शन को काट सकता है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। किसी निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए किसी निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 17,082 है जगह। उसी ब्याज दर पर उसी राशि पर 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? कुछ समझा? कुछ नहीं समझा। एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों जो है 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, देख 3 सालों का साधारण ब्याज अगर इतना है तो उसी ब्याज दर पर उसी राशि पर 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? एकदम आसान सा है कि मेरे को दे रखा था 1782, अगर 3 साल में मेरे को ब्याज मिल रहा है तो 10 साल में ब्याज कितना मिलेगा? एकदम आसान है, 3 से भागा दूंगा। 3 मेरे को यानी कि 5 या 15 का 5 8 लगो 2 9,
9 मेरे को दे रखा था 9 27 एक आ जाएगा 4, यानी कि मेरे को दे रखा था 5,000, 5,000 आएगा, 5,940 रुपया हमको साधारण ब्याज मिलेगा। अनुराग ने एक रेफ्रिजरेटर 30% की हानि पर बेचा। यदि वह 25% के लाभ कमाना चाहता था तो उस रेफ्रिजरेटर किस कीमत पर बेचना चाहिए था? समझ में आया? यहाँ पे मेरे को दे रखा था 70%। अगर 30% की हानि हुई तो मैंने 70% पे कोई सामान सेल किया, कितने हजार में? 28,000 में। तो मेरे को दे रखा था 28,000, यानी कि अगर मैं 1% की बात करूं तो अगर 125% की मेरे को वैल्यू निकालनी है तो 125% का कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो जीरो से मैंने जीरो काट दिया, यानी कि 7 मेरे को दे रखा था। अगर 400 में अगर मैं 125 का मल्टीप्लाई करूं तो यानी कि 25 चौका 100 मेरे को देता, यानी कि हाथ से नहीं करने की 500, यानी कि 50,000 में उसको बेचना पड़ता। 50,000 आंसर आ जाएगा, 50,000। इंग्लिश वाला हम नहीं अटेम्प्ट करेंगे, हम हिंदी वाला अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पे हिंदी टिक करना पड़ेगा ना भैया। सबसे पहले निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तुम्हें तो किसी से लगाव ही नहीं है। सार्थक शब्द क्या है? किसी से लगाव ही नहीं है, यानी कि निर्लिप्त, विरिक्त, लिप्सु आ जाएगा, अलगाववादी। किसी से लगाव नहीं है, निर्लिप्त यानी कि विरिक्त, यानी कि किसी से लगाव नहीं, यानी कि अलगाववादी ना, किसी से भी लगाव नहीं है, ऐसा थोड़ी होगा। यानी कि लिप्सु, लिप्सु यानी कि चिपकने वाला। विरिक्ति, रिक्ति यानी कि खाली, विरिक्त यानी जो खाली ना हो। निर्लिप्त, निर्लिप्त, निर्लिप्त यहाँ पे आंसर हो सकता है अथवा अलगाववादी। अलगाववादी का मतलब, अलगाववादी ऐसे लोग होते हैं जिनको प्रशासन से अलगाववादी, अलगाव यानी कि जो झगड़ा, किसी से लगाव नहीं है, यानी कि निर्लिप्त ही आ जाएगा। उसकी काफी दर्द है, यानी कि रेखांकित शब्द का जो ना तद्भव ज्ञात के, तद्भव, ग्रीवा, यानी कि उसकी काफी दर्द है, यानी कि क्या होता है? ग्रीवा मतलब गर्दन, मुंह, गला, ग्रीवा, गर्दन ही होगा आंसर हमारा, ये तुक्का है एक हिसाब से। दीपक ने रंजीत के साथ डेस्क का जो निर्वाह किया। निम्नलिखित यानी कि 4 विकल्पों में से मेरे को दे रखा था रिक्त स्थान की पूर्ति, यानी कि भावनात्मक संज्ञा वाला विकल्प हो। दीपक ने रंजीत के साथ डेस्क का निर्वाह किया, यानी कि दिखावे, खेल, शत्रु, मित्रता। मित्रता, शत्रु, शत्रु एक भावनात्मक है, खेल का निर्वाह किया, दिखावा, दिखावा एक भाव थोड़ी है। मित्रता, शत्रु, शत्रु। दीपक ने रंजीत के साथ एक मित्रता का निर्वाह किया, शत्रु का निर्वाह किया। मित्रता एक भावनात्मक बात, शत्रु, दिखावा। दीपक ने रंजीत के साथ डेस्क का निर्वाह किया, दिखावे, खेल। भाई मित्रता, अगर भावनात्मक की बात करूं तो यानी कि इमोशनल, इमोशनल यानी कि मित्रता है ना, इमोशनल। सबसे पहले यानी कि लोकोक्तियों का जो ना सही अर्थ वाला विकल्प है, यानी कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात आएगा। अन्य से भिन्न होना, यानी कि सुख के समय बहुत थोड़े दिनों के लिए आते हैं, यानी कि मौका निकल जाने पर सहायता के लिए आना, अनुभवी होना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, सुख के समय बहुत थोड़े दिनों के लिए आते हैं। अन्य से भिन्न होना, यानी कि सुख के समय बहुत थोड़े दिन के लिए आते हैं, यानी कि 4 दिन की चांदनी रात, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यही होगा। श्रुति की दुख भरी कहानी सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात करिए। गलत वर्तनी यानी कि जो मतलब गलत है, जैसे कि कहानी, कहानी की अगर मैं बात करूं तो कहानी जो मात्रा ठीक है, यानी कि कहानी, कहानी ठीक है, यानी कि दुख भी ठीक है, आंखों भी सुख है, आंसू,
आंसू जो होते हैं, आंखों में आंसू आ जाएगा, आंखों। जैसे कि आंखों जो है ना, आंखों की वर्तनी में डबल बिंदु आ गया ना, यही मेरा दुख। दुख भी हो सकता है। अगर वर्तनी का मतलब क्या आएगा, कहानी एकदम ठीक लिखा गया है। आंखों, आंखों यानी कि बहुवचन भी ठीक है, आंसू भी ठीक है। मेरे को लग रहा है दुख आ जाएगा। दुख की मात्रा ऐसी होती है क्या? दुख, आंसू। मेरे को लग रहा है आंसू ही आएगा। आंसू, आंसू की जो मात्रा है ना, शायद गलत है इन लोगों ने, जो ऊ की मात्रा है। विलोम शब्द का सही विकल्प है, हमें लोगों से बात करते समय हमेशा डेक्स वाणी का उपयोग करना चाहिए। तो कर्कश मेरे को दे रखा था, सबसे पहले मेरे को दे रखा था, यानी कि विलोम शब्द कर्कश यानी कि मधुर, कम यानी कटु, मेरे को मधुर आ जाएगा, मधुर आ जाएगा। कर्कश मतलब कर्कश आवाज होती है ना, बढ़िया आवाज नहीं होती है। सौभाग्य से किसी को ऐसा घर मिलता है, विलोम, सौभाग्य मतलब दुर्भाग्य, दुर्भाग्य से किसी को ऐसा घर मिलता है। गांव, गांव अब कस्बों के रूप में और कस्बे शहरों के रूप में विकसित हो रहे हैं, और इस प्रकार से अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को भी काफी विकास देखने देखने से मिला है, देखने को मिला है। यहाँ पे मेरे को यानी कि कोई त्रुटि नहीं है, यानी कि देखने को मिला है, यानी कि देखने से मिला है, देखने को मिला है। हमें दुर्भावना को त्याग कर डेक्स को अपनाना चाहिए, कोष्टक में दिए गए का विलोम, यानी कि दुर्भावना यानी कि सद्भावना, सद्भावना मेरे को दे रखा था, यानी कि सद्भावना को अपनाना चाहिए। सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प, कल सभी उस लड़की की डेक्स कर रहे थे, सभा, सभा प्रशंसा, खुलासा, कुशल। तो जो आ की मात्रा आएगी सभा, सभा यानी कि पुरलिंग है, प्रशंसा पुरलिंग है, खू मतलब कुशल कर रहे थे, प्रशंसा। कल सभी उस लड़के की प्रशंसा कर रहे थे, सभा कर रहे थे, प्रशंसा, ये प्रशंसा, प्रशंसा लड़की का नाम है, कुशल लड़के का नाम है, समझ में आया? हाँ। तो मेरे को स्त्रीलिंग में अपना आंसर देना है ना, यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति करे। तो सबसे पहले मेरे को दे रखा था पर्यायवाची शब्द निकालना है, राजासन, राजासन यानी कि सिंहासन पर बैठते ही वह बदल गया, यानी कि सिंहासन होगा ना, राजा का आसन यानी कि सिंहासन, पर्यायवाची। तद्भाव यानी कि त्वम यानी कि तुम, यानी कि तद्भाव का मतलब ये होता है कि संस्कृत से जो शब्द हिंदी में रूपांतरित हुए हैं संस्कृत से, तो उनका तद्भव बताना है। त्वम का मतलब तुम होता है। निम्नलिखित प्रश्न में आ जाएगा, मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है, अंग अंग टूटना, दर्द करना, चोट लगना, थकावट में बदन में दर्द होना। हाँ, थकावन, पैरों में दर्द यानी कि बदन में चोट लगना नहीं, यानी कि थकावट के कारण जो दर्द होती है उसको बोलते हैं अंग अंग टूटना। यह तो काफी डेक्स प्रश्न है, आसान। तो पर्यायवाची को मेरे को अंगना जगह जाहिर है सरल है, आसान को मैं सरल बोल सकता हूँ, पर्यायवाची निकालना था। यानी कि वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए, जहां आसानी से पहुंचा जा सके, सुगम, जहां आसानी से, जैसे नहीं बोलते हैं कि भारत का मकसद क्या है कि सभी लोग एक दूसरे कहीं भी जा सकते हैं, तो हमारे आने जाने का रास्ता सुगम है। वह प्राणियों के लिए कितने आवश्यक हैं ये सभी को पता है, कहा भी गया है कि वन ही जीवन है, इतना समझने के बावजूद भी दिन प्रतिदिन वनों की डेस्क कटाई होती है, कम से कम अंधाधुन, मेरे को देने की अंधाधुन कटाई होती है। पेड़ों की क्या है, पेड़ों की अंधाधुन कटाई होती है। यह समस्या दिन प्रतिदिन डेस्क रूप धारण करती जा रही है, सामान्य नया नहीं कि विकराल है, साधारण, विकराल आएगा। विकराल जो नहीं, पेड़ों को काटोगे तो विकराल ही होगा ना, विकराल रूप धारण करती जा रही है। जंगल मूल रूप से यानी कि भूमि का एक टुकड़ा, मेरे को दे रखता प्रकृति के यानी कि खूबसूरत, यानी कि प्रकृति की ये खूबसूरत रचनाएं डेस्क के विभिन्न प्रजातियों के लिए घर का काम करती है। कौन सी प्रजाति? मनुष्य, नदियों, पहाड़ी, जानवरों। मेरे को यानी खूबसूरत रचनाएं
जानवरों की विभिन्न प्रजातियों के लिए जो है ना कि जंगल घर का काम करते हैं। मेरे को जंगल पृथ्वी की पारिस्थितिक तंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है। वे ग्रह की डेस्क को बनाए रखते हैं। हरियाली, जलवायु, विश्वसनीयता, आवश्यकता यानी कि गहराई, यानी कि जलवायु को जो है ना जंगल जो होते हैं जलवायु को बनाए रखते हैं, एकदम सही है। यानी कि मदद करते हैं वातावरण को शुद्ध करने में, वाटर शेड की रक्षा करते हैं। वे जानवरों के लिए एक डेस्क आवास प्राकृतिक मेरे को दे रहता है, यानी कि शारीरिक नहीं, यानी कि मानव निर्मित नहीं, प्राकृतिक आवास है। ये मेरा टेस्ट हो चुका है। अब मैं सोचूंगा यहाँ पे मैं सबमिट करूं, नो करके मैं यहाँ पे सबमिट मारूंगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे 80 के 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। हमारे 5 मिनट बचे हैं। हम सबमिट करके आपके सामने अपना नंबर शो कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप कि जनरल अवेयरनेस में शायद मैंने एक अन अटेम्प्ट किया, कोई बात नहीं है। यहाँ पे मैं सबमिट कर रहा हूँ अपना टेस्ट, देखते हैं कि मेरा मार्क्स कितना आता है। वो दोस्तों अभी तक का मेरा जो है ना, अभी तक मेरा इतना कभी मार्क्स नहीं आया। मैंने 5-6 मार्क्स मतलब 5-6 मॉक टेस्ट मारे हैं। सबसे गजब बात है कि मैथमेटिक्स और हिंदी में मेरा कभी 40 में से 40 नहीं आया। मेरा मार्क्स कितना है 149, यानी कि सिर्फ 11 मार्क्स मेरे कटे हैं और मेरे परसेंटाइल 2 में 100% है। अगर मैं बात करूं जर्नल अवेयरनेस तो सबका खराब होता है। रीजनिंग में मेरा एक सवाल गलत हो गया। तो चलिए दोस्तों आप भी मॉक टेस्ट मारते रहिए। बाकी एसएससी विथ नीरज में आप ऐसे ही मॉक टेस्ट और एसएससी से रिलेटिव वीडियो देखते रहेंगे। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।